Good evening, everyone. हाँ जी, तो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री बन गई, नीरज चौहान ने गोल्ड जीत लिया। फाइनली एक गोल्ड आया इंडिया के पास अब। ऑलराइट। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है पासीघाट पर। अच्छा, तो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन करके देख लीजिएगा, 720 पे ना देख के उसको 480 पिक्सल पे या तो आप करके देख लीजिए। तो आज हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम तक मार्च का हो गया था, तो जनवरी फरवरी मार्च के हमने डिस्कस कर लिए। तो कोशिश करिए एटलीस्ट जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो ज़रूर आप डिस्कस करें, वो ज़रूर उनको रिवाइज करें एक बार। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बाद हम अप्रैल का स्टार्ट करेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक हम जाएंगे। अगस्त का भी एक हफ्ते का हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे।
अगर टाइम मिला तो अवर्स के भी देख लेंगे क्वेश्चंस, वो तो डिपेंड करता है एंड तक हमारे पास क्या पोजीशन है, कितने टाइम हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि देखिए क्लासेस कराने को तो दिन भर भी क्लासेस कराई जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर क्लासेस ही होती रहेंगी तो आप कब पढ़ेंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी खुद की सेल्फ स्टडी, तो उसका भी आपको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो जैसे भी पॉसिबल हो, अब मेरे को तो नहीं पता है आप का पर्सनल कंडीशन क्या है, वो आप खुद अपना बेटर जानते हैं, आपसे बेटर कोई नहीं जानता, तो उसी में से आपको मैनेज करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए अपना सेल्फ स्टडी का। जितना आप खुद से पढ़ेंगे वही आपको रिजल्ट निकाल के देगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, हमारी कोशिश रहती है जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही साथ ही में कवर हो जाएं, तो उसको तो हम कर ही रहे हैं, बट अपनी तरफ से भी आप आपके पास जो नोट्स वगैरह हो उनको रिवाइज करते रहिए। और इस टाइम तो पढ़िए कम, क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। कुछ भी रिवाइज करना हो तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है क्वेश्चन उसके लगाइए। जो भी आपके पास, जैसे मैंने क्विज कराई थी, क्विज आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जो टेस्ट हो गए उनको रिवाइज करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर टाइम टू टाइम करते रहिए। चलिए, हाँ, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो बताइए, स्टार्ट करें फिर। आ गए सब लोग? टेस्ट सीरीज देखो, मंडे से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में आप टेस्ट ही टेस्ट करेंगे, तो मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज। जहाँ पे भी आपने छोड़ रखा था वहाँ से मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम हो गया है, 5 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो जो लोग आ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करें हम, ठीक है। तो बाकी जब लेट आते रहेंगे वो अपना रिकॉर्डिंग दिखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलेटा रिसेंटली डिस्कवर्ड आर द स्पीसीज ऑफ। दो स्पीसीज अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं, हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलेटा। ये किसकी स्पीसीज हैं, बताइए। हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलेटा रिसेंटली डिस्कवर्ड आर द स्पीसीज ऑफ। फ्लावर, फ्रॉग। कौन सा फ्लावर? ये गया पहला तुक्का, फ्लावर, और पहला तुक्का फ्रॉग। बी ऑप्शन फ्लावर। सबके आंसर फ्लावर की तरफ। और कोई है जो और कोई ऑप्शन दे? ऑल राइट। सीजर कह रहे हैं सीवीड, लोबसांग कह रहे हैं लोबसांग ड्रामा कह रहे हैं डी सीवीड, और तारम तोकू कह रहे हैं सी फ्रॉग। तो इसमें बहुत राय बटी हुई है, कोई फ्लावर कह रहा है, कोई फ्रॉग कह रहा है। बस एक फिश बचा है, फिश छोड़ के मैंने आप लोगों ने सारे ऑप्शन बता रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है,
लेकिन आने के चांसेस हैं, पूछे जाने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि ये जो स्पीसीज हैं ये किसकी, सीवीड की स्पीसीज हैं। सीवीड हमने कहा था जो ओशन में आपको जो एल्गी मिलती है उसको कहते हैं सीवीड। जो ओशन में आपको एल्गी मिलती है वो कहलाती है आपका सीवीड। एक तरीके से कह सकते हैं जो ओशन के प्लांट्स हैं उसकी स्पीसी है वो सीवीड। तो सीवीड की स्पीसीज कौन कौन सी मिली हैं? हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलेटा। तो इन दोनों के नाम याद रखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में इनकी वैल्यू है। तो अगर इनको हम एक्सप्लोर करेंगे, इनको हम कल्टीवेट करेंगे तो ये हमको ही फ़ायदा देंगे, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएंगे। तो इसीलिए इनकी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छी है हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलेटा की। दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। ये हिप्निया इंडिका की फ़ोटो है और ये आपकी हिप्निया बुलेटा की फ़ोटो है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। देखने से क्या होता है, कई बार इमेज बन जाती है तो और आसान रह जाता है समझना, याद करना। ठीक है, तो ये क्या है, हिप्निया इंडिका, हिप्निया बुलेटा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपका जो सीवीड है इन्हीं में से किसी का पार्ट होता है। ये जो आपके फॉरेस्ट हैं ये अंडर वाटर फॉरेस्ट हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट क्या है आपके, ये अंडर वाटर फॉरेस्ट हैं। जो सी के अंदर फॉरेस्ट होते हैं उनका कुछ नाम होता है, कोई बता सकता है उन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? ये से कुछ नाम होता है, क्या कहते हैं? क्रैल कहते हैं, कर्ल कहते हैं, ऐसे कुछ नाम होता है। लोग ये कब का, ये हाँ अप्रैल का स्टार्ट हो गया। सीजर कह रहे बहुत सारे आज ही पढ़ा था इसके बारे में, ये होती है किस्मत। बढ़िया। कोरल रीफ्स इससे अलग होती है थोड़ा सा। ठीक है, कोरल रीफ्स इससे अलग होती हैं। इनको कल्प फॉरेस्ट कहते हैं। जो अंडर वाटर, ये घने जंगल हैं, ये डेंस फॉरेस्ट हैं। कोरल रीफ आपका अलग होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं देखने में। ये कल्प फॉरेस्ट हैं। ठीक है, इनको कहते हैं, जो फॉरेस्ट अंडर वाटर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कल्प फॉरेस्ट। ठीक है, कोरल रीफ इनसे अलग है, ये घने जंगलों की बात हो रही है। कोरल रीफ इसका एक पार्ट होता है। ठीक है, कोरल रीफ जो है वो इसका एक पार्ट होता है। तो ये क्या है आपके, कल्प फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंटेनर शिप ऑफ इंडिया विच वाज स्टक इन द सुइस कैनाल? अभी रिसेंटली आपको याद होगा सुइस कैनाल क्राइसिस हुई थी, काफी तगड़ी वाली। सुइस कैनाल में एक शिप अटक गया था, तो शिप का नाम पूछ रहा है, क्या था? शिप का नाम बताइए, आसान सवाल है। एवर गिवन, एवर ग्लोब, एवर ग्लोब, ये कार कह रहे हैं एवर ग्लोब। एवर तो था, एवर क्या था? एवरग्रीन था, एवर गिवन था, एवर गिफ्टेड था, एवर ग्लोब था, एवर ग्लोरी था, क्या था ये पूछ रहा है। एवर तो था, इतना याद है। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। करेक्ट आंसर इज एवरग्रीन गिवन। देखिए दो चीजें इसमें, शिप का नाम जो था एवर गिवन था। ठीक है, शिप का नाम एवर गिवन। बट जो कंपनी थी, जिस कंपनी का ये शिप था, उसका नाम था एवरग्रीन। ठीक है,
एवरग्रीन कंपनी का नाम था और शिप का नाम क्या था, एवर गिवन। ये अपना कहाँ पे अटक जाता है, ये अटक जाता है जाके सुइस कैनाल। तो इसका मतलब एक बार देख लेते हैं ये सुइस कैनाल है क्या बता। तो सुइस कैनाल इज द फर्स्ट कैनाल दैट डायरेक्टली लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। अभी हम देखेंगे कहाँ है मेडिटेरेनियन, कहाँ है रेड सी, ठीक है। तो ये सबसे पहले कब ओपन हुई थी, नवंबर 1869 में। तो 1869 में ये ओपन हुई थी। तो पहले इसको कंट्रोल करते थे ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट, यानी ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज कंट्रोल करती थी। बट 1956 में जाके जो इजिप्ट है, इजिप्ट के बहुत मतलब बहुत बड़े लीडर निकले, गैमल अब्दुल नसीर, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया इजिप्ट में सुइस कैनाल को। अब जब सुइस कैनाल नेशनलाइज हो जाएगी तो उसकी वजह से इस कैनाल से जो भी शिप गुजरेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा इजिप्ट को। तो इस सुइस कैनाल से अब किसको फायदा हो गया, इजिप्ट को। तो इसी तरह से एक सुइस क्राइसिस भी हुआ था 1956 में। ये वही टाइम है जब आपके जो गैमल अब्दुल नसीर हैं, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सुइस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। पहले तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच के हाथ में थी, बट 1956 में ये कैनाल किसके हाथ में आ गई, इजिप्ट के हाथ में आ गई। तो ये कुछ इसकी लोकेशन है। अगर ये इधर साइड अपना इंडिया, ठीक है, ये पाकिस्तान तक तो दिख ही गया होगा, इधर साइड अपना भारत है, ठीक है, ये अपना इंडिया है। फिर इंडिया से आप इधर आगे बढ़ते आएंगे तो ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कंट्री इराक है, ठीक है। तो इराक से फिर हम सऊदी अरेबिया आए, इधर जॉर्डन है, ये इजराइल का पोर्शन है। तो यहाँ पर आता है ये कंट्री है इजिप्ट। ये जितना ये वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ तक, ये क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट में ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी सुइस कैनाल है, ठीक है। ये वाली जो पोर्शन है ये क्या है, आपका सुइस कैनाल। तो इधर आपका एक साइड है मेडिटेरेनियन सी, एक साइड है रेड सी। तो सुइस कैनाल किसको कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट कर रही है। और यही देखिए, यही आपकी नाइल रिवर भी है। नाइल रिवर जो हम पढ़ते हैं ना, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। तो नाइल रिवर आपका किधर जाके कनेक्ट हो रही है, किधर गिर रही है, फाइनली जाके मेडिटेरेनियन सी में। ये जो पोर्शन है ना, ये पेनिनसुला है, इसका कुछ नाम है, इसको हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो ये किसके पास है, ये सब वही सुइस कैनाल के पास है। ये वाली जो वाटर बॉडी है इसका नाम याद रखिएगा, सुइस कैनाल है। देखिए वैसे हमने क्या पढ़ा है, दो बड़े लैंडमास के बीच में जो छोटा वाटर का पोर्शन होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट तब कहते अगर ये नेचुरल होता, ये नेचुरल नहीं था। नेचुरल ना होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, कैनाल कहेंगे, क्योंकि ये पहले लैंड पोर्शन था, इसको काट काट के यहाँ पे कई सारे लेक्स हुआ करते थे, तो उनको काट काट के हमने क्या बना लिया, कैनाल बना दिया। अब इस कैनाल से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो रहा है कि इस साइड आप जाओगे तो पूरा यूरोप है, ये सब यूरोप है। तो पहले यूरोप को काफी अफ्रीका के साइड से घूम के आना पड़ता था। इधर साइड से ये लोग अफ्रीका के इधर साइड से घूम के इंडिया की तरफ आते थे ट्रेड करने। बट अब इनके पास क्या है, अब इनके पास एक सीधा रूट है, ये मेडिटेरेनियन सी से फिर होते हुए रेड सी पकड़ेंगे, फिर रेड सी से इधर गल्फ ऑफ एडन होते हुए ये डायरेक्ट अरेबियन सी में आके और अपने इंडिया की तरफ आ जाएंगे। तो सुइस कैनाल से इनका रूट बहुत शॉर्ट हो गया। तो पूरा यूरोप को इंडियन ओशन से जोड़ने के लिए ये रास्ता बहुत काम आता है। बट दिक्कत क्या है इस रास्ते के साथ, दिक्कत सिंपल सी बात है, ये बहुत नैरो रास्ता है, बहुत ही पतला रास्ता है। तो इस पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो कई बार यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है, और इस बार तो हद ही हो गई थी। एक शिप था, उसका साइज इतना बड़ा था, एक लिमिटेड होती है साइज की, लिमिट होती है कि आप उससे ज्यादा बड़ा शिप नहीं ले जा सकते। तो वो शिप उस साइज की लिमिट को या तो मैक्सिमम उसी लिमिट का था या उसको क्रॉस कर रहा था। तो एकदम से हवा का झोंका चला, ये शिप ऐसे फंस गया। अब फंस गया तो इधर वाला ट्रैफिक उधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर नहीं आ सकता। तो इसमें काफी लॉसेस हुए थे कंपनीज को। तो जैसे तैसे फिर इसको यहां से हमने निकाला। बट अब यही सवाल उठने लगा है कि अगर ये रास्ता इस तरह से ब्लॉक होता जाएगा तो ऐसे आगे भी प्रॉब्लम आ सकती, तो हमें कोई अल्टरनेट रूट्स भी देखना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया भी हमें अल्टरनेट रूट देता है। तो ये यूरोप, इधर एशिया, यूरोप से एशिया को कनेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सुइस कैनाल। तो इसी का एक अल्टरनेटिव हम भी बना रहे हैं। हम कहाँ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ईरान में। देखिए ये वाला हिस्सा ना, इधर साइड वाला पाकिस्तान है, इधर साइड वाला ईरान है। ईरान में यहाँ पर एक पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट।
ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्वादर पोर्ट किसका है? सॉरी, ये पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे चाइना एक पूरा सिटी बना रहा है, ग्वादर सिटी। इन सब में सारा पैसा कौन लगा रहा है? चाइना लगा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक, इसी को कहते हैं। चलिए इसकी फिर कभी और बात करेंगे, बट मेरा कहने का पर्पस था, हम यहाँ पर कहीं एक पोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये नाम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ईरान में हम जो पोर्ट डेवलप कर रहे हैं उसका नाम क्या है? चाबहार पोर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से चाबहार पोर्ट डेवलप करेंगे। तो चाबहार पोर्ट यूज करके फिर हम अफगानिस्तान होते हुए पूरा इधर सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। सेंट्रल एशिया से इधर हम ब्लैक सी होते हुए यूरोप जा सकते हैं। तो यूरोप से एशिया कनेक्ट करने के लिए अगर सुइज कैनाल फेल भी हो जाता है तो हमारे पास एक और रास्ता है जो इंडिया डेवलप कर रहा है। और इंडिया जो रास्ता डेवलप कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। क्या नाम है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये हमारा अल्टरनेटिव है फॉर द सुइज कैनाल, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि INST क्या है? INSTC, ठीक है। तो कई बार लगेगा ये कोई ज्योग्राफी का टर्म है, तो लेकिन ये ज्योग्राफी का नहीं है, तो काइंड ऑफ ज्योग्राफी, बट ये पॉलिटिक्स इसमें काफी इन्वॉल्व है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये वो रास्ता है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जिसके थ्रू हम अपना एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूरोप, ठीक है। ये अपना पूरा जो इंडियन ओशन है ये कनेक्ट हो जाएगा आपका यूरोप से, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा लोकेशंस वगैरह देखते रहिए। जैसे सऊदी अरेबिया है, एक साइड पर्शियन गल्फ है, एक साइड रेड सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, मेन चीज इनको याद रखिए। सुइज कैनाल किसको कनेक्ट कर रहा है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, ठीक है। इतना दिमाग में रखिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विराट कोहली हैज बिकम द विच कैप्टन टू लीड इंडिया इन 200 इंटरनेशनल मैचेस? बताइए। तालिबान अभी आपका अफगानिस्तान में है। हाँ, इससे यही तो हमारे लिए बहुत कंसर्न वाली बात होगी। इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है तो वही हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम उससे डील करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकती है। तो ये बताइए, विराट कोहली कौन से नंबर का कैप्टन है? नहीं, शिप इंडिया का नहीं था। शिप किसी और कंट्री का था। शिप का लेकिन स्टाफ इंडियन था, मेजोरिटी स्टाफ इंडियन था। एक्चुअली जितने भी मर्चेंट नेवी के शिप्स चलते हैं इसमें मेजोरिटी में इंडियंस ही मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ जॉब होती है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर वाली जो पोस्ट होती है या जो भी आपके क्रू मेंबर्स होते हैं, ये कोई आसान पोस्ट नहीं है। हालांकि पैसा तो बहुत है, लेकिन आसान नहीं है जॉब। ग्वादर पोर्ट कहाँ में है? ग्वादर पोर्ट ये है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। ग्वादर पोर्ट आपका ये पाकिस्तान वाले हिस्से में इधर साइड है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। हाँ जी, तो इसका आंसर दीजिए। थर्ड, ये कौन सा आंसर है? क्वेश्चन में इंडिया दे रखा है। नहीं नहीं, तो वो उसको करेक्ट कर लिएगा, ठीक है, करेक्ट कर दूंगा मैं उसे, करेक्ट कर दूंगा। शिप इंडिया का नहीं था, क्रू इंडिया का था। हाँ, तो क्या था, क्या पूछ रहा है? विराट कोहली हैज बिकम द विच कैप्टन टू लीड इंडिया इन 200 इंटरनेशनल मैचेस? क्या लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? करेक्ट आंसर इज थर्ड। थर्ड कैप्टन था जो इंडिया को 200 इंटरनेशनल मैचेस में लीड कर रहा है। यानी 200 मैचेस आपके विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर हो चुके हैं। इससे पहले दो कैप्टन और थे। कौन कौन से? एक तो थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये भी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। दूसरे थे आपके MS धोनी, ठीक है।
ये दोनों पर्सन, अजहरुद्दीन और धोनी, ये दोनों भी काफी मैचेस खेले, तो इनके भी काफी इंटरनेशनल मैचेस हैं। इसके अलावा आपका तीसरा पर्सन कौन बन गया है? विराट कोहली, टू कैप्टन 200 इंटरनेशनल मैचेस। आसान सवाल था, मतलब एक छोटा सा सवाल था, 2 रुपए का सवाल। ऐसे सवाल कम ही पूछे जाते हैं, बट कभी कभी आ ही जाते हैं, तो इस तरह की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द देखो अपना प्रदेश कैंपेन टू बूस्ट टूरिज्म। देखें आप अपना प्रदेश कितना जानते हैं, बताइए इसका आंसर। बताइए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द देखो अपना प्रदेश कैंपेन टू बूस्ट टूरिज्म। कोपांग जिरांग कह रहे हैं ए। ए के अलावा और कोई ऑप्शन है? ए के अलावा और कोई ऑप्शन लग रहा है किसी को? सिक्किम भी बोल दिया, अरे बाप रे। ए, बहुत बढ़िया। लैंड ऑफ डॉनलिन माउंटेन्स, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया मेरे लिए। जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी को आगे क्लियर करने से ठीक है, बीच में ऐड करने से कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, वो चलो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जेम्स साकी भी ये कह रहे हैं, बढ़िया। तो करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द देखो अपना प्रदेश कैंपेन। तो करेक्ट आंसर इज आपका अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली आपका जो प्रधानमंत्री ने कैंपेन चलाया ना, देखो अपना देश, मतलब उनका मेन पर्पज है कि आप स्विट्जरलैंड जाते हो, पूरा यूरोप घूमते हो, तो उस जैसी जगह इंडिया में भी हैं। इवन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस है वहां पर विजिट करने को। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो आपको पता ही है कितना कुछ है घूमने को। तो इस तरह से पूरी इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है, इतना वैरायटी है कि आपको मतलब पूरा दुनिया फेल लगेगा। आपको स्विट्जरलैंड का फील लेना, कश्मीर चले जाओ, तो इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह है। तो उन्होंने यही कहा था कि बाहर कंट्री में जाके पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो उससे पहले अपना कंट्री देख लो। तो इसी के बिहाफ पर, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया, देखो अपना प्रदेश। उन्होंने कहा जिस हिसाब से प्रधानमंत्री इंडिया का टूरिज्म बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं अपने अरुणाचल का बूस्ट करूंगा। अरुणाचल में भी वो उन्होंने कहा, मैं दावा करता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों ने भी पूरा अरुणाचल नहीं घूमा होगा, बहुत सारा कुछ है देखने को। तो आप आइए, स्टेट में अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, वहाँ आइए, विजिट करिए, देखिए। तो इस तरह का उनका कैंपेन था। तो ये किससे रिलेटेड है? अरुणाचल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच कंट्री इज कंडक्टिंग मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज एसिस मीट 2021? ये कौन सी कंट्री है? बिहार जाऊंगा। सांगलीडा जी, बिहार में भी है घूमने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह, ठीक है। बिहार के लोग भी बहुत बढ़िया होते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, विच कंट्री इज कंडक्टिंग मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज एसिस मीट 2021?
तो डी आंसर इजराइल, बी आंसर पाकिस्तान। टॉपिंग बिट कह रहे हैं डी। एक्सरसाइज मिलिट्री इस तरह की हरकत तो इजराइल ज़्यादा करता है, इजराइल लगा दो। सबका आंसर इजराइल। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो तो आप लोगों को काफ़ी शॉक करेगा। अगर आप लोग इजराइल लगा रहे हैं तो करेक्ट आंसर तो आपको काफ़ी शॉक करने वाला है। इजिप्ट, दूबे सूरा बोल रहे हैं इजिप्ट। आसिन सोंगचू बोल रहे हैं ए बहरीन। ओ माय गॉड। चलिए बहुत वैरायटी आ गई, बहुत वैरायटी आ गई। अब करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, पाकिस्तान। बहुत ही कम लोगों ने पाकिस्तान लगाया। ठीक है, तो रागजर अब कह रहे हैं पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। ओली का आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। आपका भी ध्यान रखूंगा और जो उनका कंसर्न है उसको भी ध्यान रखूंगा। तो मेन चीज़ रहती है, शायद वो अभी मैंने बीच में स्लाइड चेंज करी थी ना, वो हो सकता है उससे थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है। तो ये बताइए पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल जल्दी से लिख दीजिए। पाकिस्तान तो करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान की कैपिटल बता दीजिए। बताइए भैया पाकिस्तान की कैपिटल। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसको याद रखिएगा क्योंकि कई लोग लाहौर का कराची लगाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, आईसी। आईसी मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज। मैंने बताया था ना कि 3 रैंक होती है। कैबिनेट मिनिस्टर होता है एक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इनकी जो मिनिस्ट्री है, इनके सबसे टॉप के मिनिस्टर यही हैं। वो कौन है? श्री मनसुख मंडाविया जी। अब ये हेल्थ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। इन्होंने एक क्रूज सर्विस स्टार्ट करी हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत से। किस प्लेस के लिए? हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत से किस प्लेस के लिए उन्होंने ये क्रूज सर्विस स्टार्ट करी है? दांडी, नवसारी, दीव, भावनगर। करेक्ट आंसर बताइए। दांडी, नवसारी, दीव, भावनगर कहाँ के लिए स्टार्ट करी है? केकार ये भी कारको का आंसर आ रहा है सी। मार्शल लांगमुगु का आंसर आ रहा है सी। और लोग बताइए कि आंसर करेक्ट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री मनसुख मंडावी जी ने एक क्रूज सर्विस स्टार्ट करी है सूरत से। सूरत में एक पोर्ट है हजीरा पोर्ट, वहां से स्टार्ट करी है। किस जगह के लिए? ऑल राइट। ज्यादातर या तो आप कह रहे हैं पता नहीं है, या फिर सी ऑप्शन लोबसांग ताशी डी भी दे रहे हैं। डी एक्चुअली भावनगर के लिए वो प्रधानमंत्री करके गए थे क्रूज सर्विस। वो भावनगर वाली अलग थी, वो इसके बाद हो रही है। ये जो आपकी स्टार्ट करी है ये मनसुख मंडाविया जी ने करी। भावनगर तो प्रधानमंत्री स्टार्ट करके गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दीव। दीव किसका पार्ट है? वही जो दो यूटी है ना पूरी, दमन एंड दीव। ठीक है। इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली, ये 4 आइलैंड हैं। इनको मिला के एक पूरा एक कंप्लीट आइलैंड यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ठीक है, ये क्या है? कंप्लीट यूनियन टेरिटरी है। तो देख लेते हैं। देखिए ये आपका सूरत है। सूरत का पोर्ट है हजीरा, यहाँ से ये रहा दीव। ठीक है,
सूरत से लेकर दीव के लिए एक क्रूज सर्विस स्टार्ट करी गई है। मैप में देखने से क्या होता है, वो चीजें और आपके कंसेप्चुलाइज हो जाती हैं और ज्यादा दिमाग में बैठती हैं। अब यहाँ से आप काफी सारी चीज देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, नीचे क्या है, गल्फ ऑफ खंबात। अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऐसे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये आपका इधर कहीं सूरत है और ये कहीं आपका दीव है, ठीक है। तो इनको ऐसे कनेक्ट कर देता है। ये रहा आपका रूट क्रूज सर्विस का। अच्छा, ये वाला जो इलाका है, ये मैं कह रहा हूँ, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात, और ये वाला इलाका क्या है आपका, ये वाला इलाका है आपका गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ वाला इलाका, ये खंबात वाला, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, लोकेशंस इनकी काम आएंगी आपके कहीं ना कहीं, तो ठीक है। ये दीव है आपका, और ये आपका शायद आप देखें दमन, ठीक है। तो दमन एंड दीव का आप पार्ट देख सकते हैं, दोनों कितना दूर दूर है। इधर दमन है, इधर दीव है। सुनने में ऐसा लगता है ये दमन होगा, इसका पड़ोसी दीव होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। इधर दमन और दीव, ये दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, ठीक है, अलग अलग आइलैंड्स है। और ये वाला पार्ट आपका दादरा एंड नगर हवेली का है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये किसका है, ये आपका दादरा एंड नगर हवेली का पार्ट है। तो ये सारी आपकी लोकेशंस थी। अब आपको शायद पहले कभी फील ना आता हो, लेकिन अब थोड़ा सा फील आ जाएगा, मैप देख लेंगे तो लोकेशंस अगर क्लियर रहती है ना, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो सूरत, दीव, इनको याद रखिएगा। कौन कनेक्ट करता है आपका, हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पैसेंजर ट्रेन दैट विल रन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल? बताइए। दिस मिनिस्ट्री यूनियन ना, अरे भैया ये यूनियन मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्टर की रैंक होती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं ये किसी स्टेट के मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक रैंक होती है, कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे की रैंक होती है ये यूनियन मिनिस्ट्री है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्री है ये ये शिपिंग एंड पोर्ट्स वाली। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर कौन है आप ये पूछ रहे थे? वो, हाँ, वो है आपका हॉर्बोनंदा नहीं है, क्या नाम था, सर्बानंदा, सोरबोनंदा सोनोवाल। मिस्टर सर्बोनंदा सोनोवाल है इसके मिनिस्टर अभी। तो सी आंसर ड्यू, डी लाइक ड्यू है। अब इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पैसेंजर ट्रेन दैट विल रन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल? मिताली एक्सप्रेस, कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। संप्रीति है या मिताली है, क्या है? मिताली एक्सप्रेस, लो भाई, स्वर्णिम एक्सप्रेस भी आ गया। चलिए अब करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज मिताली एक्सप्रेस। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की कैपिटल है, और न्यू जलपाईगुड़ी, एनजेपी, ठीक है, ये कहां पर है आपका, वेस्ट बंगाल में। तो जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए एक नई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन हमने लॉन्च करी है, मिताली एक्सप्रेस। अब ये सब याद करने नहीं बैठ जाइएगा कि इसका टाइम क्या है, ये साल दिन में कितने दिन चलती है, ये सब कोई नहीं आके आपसे पूछने लग रहा है, ठीक है। सिंपल सा पूछेगा, अभी रिसेंटली ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी में एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है, कौन सी है, तो मिताली एक्सप्रेस है। अब इसके बाद ये थर्ड पैसेंजर ट्रेन है। इससे पहले दो और पैसेंजर ट्रेन हमारी चल रही हैं। कौन कौन सी है, एक है मैत्री एक्सप्रेस, वो ढाका से कोलकाता चलती है, और एक है बंधन एक्सप्रेस, वो खुलना से कोलकाता चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस ऑलरेडी हमारे पास थी। इसके बाद हम थर्ड पैसेंजर ट्रेन लाए हैं, जिसका नाम क्या है, मिताली एक्सप्रेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका रूट देख लीजिए चाहे तो,
ये आपका वेस्ट बंगाल में एनजेपी है, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन है, और ये आपका ढाका है। ठीक है, तो ये देखिए ट्रेन का रूट ही मैंने देख लिया था, तो ये कुछ इस तरह से आपका ट्रेन का रूट रहेगा। ये कोलकाता, फिर इधर से ये आप निकल जाएंगे ढाका। तो ये आपका एनजेपी को ढाका से कनेक्ट करने वाला बांग्लादेश के जरिए रूट है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे इंडिया और बांग्लादेश के टाइज इंप्रूव होंगे, रिलेशंस इंप्रूव होंगे, ट्रेन की लाइन बिछ जाएगी तो पैसेंजर गुड्स सप्लाई हो सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हमने कई पाइपलाइंस भी बिछा रखी हैं, तो इससे हमारे रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे, तो हम पॉलिटिकली भी फायदा उठाएंगे इसका और इकोनॉमिकली भी इसका फायदा उठाएंगे। तो ये मेन रीजन होता है इस तरह की ट्रेन वगैरह चलाए जाने का। तो मैप आप थोड़ा सा आइडिया लेके देख सकते हैं कि कहाँ एनजेपी है, कहाँ आपका ढाका है। तो इधर से जब आप मैप देखें तो इधर आप अपना ये देख लीजिए, ये आपका कुछ आसाम है। ठीक है, ये आपका फिर इधर नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये आपका अरुणाचल हो गया। तो अपनी भी आप लोकेशन देख लीजिए कि आप आसाम में बैठे हैं कि नागालैंड में बैठे हैं, मणिपुर में बैठे हैं, मिजोरम में बैठे हैं, त्रिपुरा में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो मैप तो ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। मैप ऑब्जर्व करने से क्या है, ज्योग्राफी और आसान लगने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन? इस किताब के ऑथर का नाम बताइए। छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दे दीजिए। टोपू भाई, ये मैं खुद देख लूंगा किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आता हूँ। आप परेशान ना हो। देखिए, जहां पर मुझे लगती है मैप की जरूरत है, कि ऐसा तो है नहीं मैं हर मैप में आपको सिखाऊंगा। और मेन चीज ये रहती है, देखिए रीजन क्या है थोड़ा सा टाइम देने का, मैं समझा देता हूँ। मेन रीजन ये है कि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है, ये रटने वाली चीज है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द विमेन। अब मैं अगर ऐसी कह के निकल जाऊंगा कि देखो भाई इस ऑथर का किताब ये है, अगला क्वेश्चन, इस ऑथर का ये है, अगला क्वेश्चन, तो इससे क्या है ना, आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, आप भूल ही जाएंगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा इम्फेसाइज करूंगा, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, बार बार उसको रिपीट करूंगा, वो चीज आपके कानों में बार बार जाएगी, तो वो आपके दिमाग में भी जल्दी बैठेगी और ज्यादा देर तक बैठेगी। तो मेन पर्पज वही है, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। वरना 25 क्या, मैं 50 क्वेश्चन करा दूं अगर इतनी तेजी से हमें दौड़ना हो। और दूसरा, हर क्वेश्चन के अराउंड अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको अवेयर करती हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको कनेक्ट करा दूं। क्योंकि कहीं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ के नहीं समझ सकते, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ के उनसे अपने आप लिंक बनाने होते हैं। अब हम कई बार फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें टीचर की जरूरत पड़ती है। और यही टीचर का काम होता है कि आपके करंट अफेयर्स को जितना मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शंस हो सके उनसे कनेक्ट कर देना। क्योंकि जब आप एक कनेक्टिविटी बना लेते हैं ना, तब आपको चीजें आसान लगती हैं। अभी तो मुश्किल लगेगा। तो मेन रीजन मेरा बस यही है टाइम देने का, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से एम्फेसाइज कर लें, अच्छे से उसे समझ लें। ठीक है, वो दिमाग में बैठा दें। अब जैसे यही आप क्वेश्चन उठा लीजिए, अब ये क्या है, अब ये तो ऐसे रैंडमली आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर आ, बताइए, आंसर बताइए। देखिए, सबका अपना कंसर्न रखता है, टोकू भाई ने रखा, अच्छी बात है। तो अब आप उनको ना समझाइए, आप अपना क्वेश्चन पे देखिए। ठीक है, सबका अपना कंसर्न रहता है और मेरा काम ही यही है आप सबके कंसर्न से डील करना है। ठीक है, और लेकिन करूंगा मैं वही जो मुझे करना है। ठीक है, अल्टीमेटली करना मैं अपने हिसाब से करूंगा, लेकिन टारगेट ये रहता है आपको थोड़ा सा उसको कन्विंस कर सके कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन? चलिए, बढ़िया बढ़िया आंसर बताइए जल्दी से। देख, कन्वीनियंस वाली बात नहीं होती, मेन चीज होती है कि आपके लिए क्या फिट है, क्या राइट है, वो चीज होती है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन? जल्दी से आंसर दीजिए।
अरे भाई मैं नाराज नहीं हूँ यार, नाराज होने वाली बात क्या है इसमें। ये सब होना चाहिए। आपको कोई कंसर्न है, आप जब डिस्कस करेंगे तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। या हो सकता है आप वो चीज नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में आएगी, अच्छा ऐसा रीजन है। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द ऑथर ऑफ, वो क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वीमेन? करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज नो आइडिया। लो भाई, लीजिए आइडिया। जीत थाइल, करेक्ट आंसर इज जीत थाइल। जीत थाइल आपका ऐसी एक इंडियन ऑथर हैं, कविताएं वगैरह भी लिखते रहते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है नेम्स ऑफ द विमेन। ये किताब किससे डील करती है? ये एक टीनेज लेडी होती है, जो एक 20 ईयर्स की एक यंग लेडी होती है, तो वो अपनी लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम से डील करती है, इमोशनल लाइफ से, ठीक है, अपने रिलेशनशिप से, अपना सेक्सुअल लाइफ से। तो जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे वो डील करती है, उन उन सब के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। एक पूरी मतलब एक लड़की की कहानी लिखी है जो वो अपने टीनेज में आके जिन जिन प्रॉब्लम से डील करती है सोसाइटी में रहकर। तो ये किताब किसने लिखी? जीत थाइल। किताब का नाम है नेम्स ऑफ द विमेन, ठीक है। बस दो ही चीजें याद रखनी, किताब का नाम, किताब के ऑथर। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ यूनिक कार्बन कार्ड एंड HPCL co-branded credit card on the RuPay platform of NPCI? सिंपल सी बात है, जैसे हर बैंक अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है, किसी ना किसी के साथ मिलकर करती है। जैसे कई क्रेडिट कार्ड पे आप देखेंगे IRCTC लिखा होता है, किसी क्रेडिट कार्ड पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिखा होता है। तो इन कंपनीज का कुछ टाई अप रहता है उन कंपनीज से। तो इसी तरह से एक बैंक है जिसने एक क्रेडिट कार्ड निकाला है, उसका नाम है यूनी कार्बन क्रेडिट कार्ड। तो आपको बताना है ये किस बैंक का है। इसमें तुक्के लगाइए और तुक्का सही बैठेगा। हाँ, कोशिश करिए उसको एक बार टाइप कर लिया करिए तो उससे और अच्छा पक्का हो जाएगा। आपका या अंदाजी तुक्का है या पता था आंसर? नाम से थोड़ा फील आ जाना चाहिए कौन सी बैंक होगी, नाम से फील आ जाना चाहिए। ऑलराइट। हम्म, करेक्ट आंसर आपका क्या है इसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसे कई सारी कंपनीज बैंक्स होती हैं अपना अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी करा। अब इसका नाम ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो आपके पेट्रोल स्टेशन होंगे इस पर वो क्या देंगे, कुछ आपको वेवर तो देते ही हैं, वेव मतलब उस पर कुछ छूट देंगे ही देंगे, प्लस कुछ कैशबैक भी दे देंगे। तो इनकी स्कीम कुछ इस तरह की है जिससे वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। मेन पर्पस क्या है इनका? डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? ये अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने वालों से कहेंगे कि भाई तुम हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो तुम्हें हमारे अपनी शॉपिंग पे कुछ कैशबैक मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ छूट मिलेगी। तो ये सारे इंसेंटिव्स देकर ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड निकाला है, यूनी कार्बन कार्ड। किसके साथ मिलके निकाला है? HPCL के साथ मिलके निकाला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन कन्फर्ड द, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग है तो यहाँ बीन आएगा। हु हैज बीन कन्फर्ड द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2019? किसको मिला है? पंकज कपूर, कमल हसन, रजनीकांत, नसीरुद्दीन शाह। 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? जल्दी से बताइए।
ऑल द रजनी फैन, बहुत बढ़िया। ठीक है, पता है मतलब आंसर ऑल द रजनी फैन है, रजनीकांत। करेक्ट आंसर इज रजनीकांत। ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है आपका, ये किसके नाम पे दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के के नाम पे दिया जाता है, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। क्योंकि पहली मूवी जो आई थी आपका राजा हरीशचंद्र, इंडिया की पहली मूवी साइलेंट मूवी थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकें। तो पहली इंडिया की मूवी थी राजा हरीशचंद्र, वो इन्होंने ही डायरेक्ट करी थी, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में हमने एक अवार्ड बना दिया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये कह सकते हैं इंडियन सिनेमा का नोबल प्राइज है। जैसे नोबल प्राइज सबसे टॉप प्राइज होता है, वैसे ही ये इंडियन सिनेमा का नोबल प्राइज है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस बार किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर्ड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट? बस कंडक्टर बिकेम लेजेंड। नहीं नहीं, सो नहीं गया था, कभी कभी कुछ क्वेरीज आती है, उनको देखना पड़ता है। अरे भैया आ गए वापस, आ गए वापस। बताइए। A new species of bacteria discovered on the International Space Station has been named after which Indian scientist? ऑलराइट, सैयद अजमल खान लगा रहे हैं। हाँ, करेक्ट आंसर इज सैयद अजमल खान। ठीक है। इंटरनल, इंटरनल कह रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डिस्कवरीज चलती रहती कई तरह से। तो उन्होंने एक नया बैक्टीरिया का स्पीसी ढूंढा है, वो किसके नाम पे रखा है? अ, अ, सैयद अजमल खान। सैयद अजमल खान आपके इंडिया के एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं। तो उन्हीं के नाम पे इनका काफी कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के नाम पे वो जो स्पीसी है, कुछ अजमली करके ऐसा नाम रख दिया उसका, मिथाइलो अजमली, इस तरह से करके स्पीसी का नाम है, जो किसके नाम पे रखा गया है? सैयद अजमल खान के नाम पे रखा गया है। अब यहाँ से मेन चीज क्या आ जाती है समझने को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मेन चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है कि जो वर्ल्ड की स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया की इसरो है, ऐसी यूएसए की नासा है, ठीक है, रशिया की रॉसकोमोस है, जापान की जाक्सा है, यूरोप की, पूरे यूरोपियन यूनियन की ईएसए है, कनाडा की सीएसए है। तो इस तरह से हर कंट्री की अपनी स्पेस एजेंसीज होती हैं। तो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया कि हम एक स्पेस स्टेशन बनाते हैं दुनिया में, स्पेस में, इंडिया के बाहर, मतलब दुनिया के बाहर एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे, और एक कलेक्टिव रिसर्च का काम चलेगा वहां पर। ठीक है। तो किन किन फील्ड्स में? एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स और अदर फील्ड्स में कलेक्टिव रिसर्च का काम करेंगे। तो मेन आपको चीज याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। सिर्फ 5 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा है, रॉसकोमोस है, ठीक है, जाक्सा है, ईएसए है, और कौन है? सीएसए। तो ये 5 बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और भी काफी बड़ी बड़ी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे अपना इसरो इन्वॉल्व नहीं है, चाइना की इन्वॉल्व नहीं है, फ्रांस की इन्वॉल्व नहीं है। खैर फ्रांस की तो जरूरत ही नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ गई अपना। तो 5 स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है? नासा, रॉसकोमोस, जाक्सा, ईएसए, सीएसए। इनका नाम ध्यान रखिएगा। नासा इज फॉर यूएसए, रॉसकोमोस रशिया की, जाक्सा जापान की, ईएसए यूरोपियन यूनियन की, सीएसए कनाडा की। तो ये 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज बस इन्वॉल्व हैं इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु विल रिसीव सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज बुक सनातन? सरस्वती सम्मान किसे मिला अभी रिसेंटली? मिल गया, मिल चुका है सरस्वती सम्मान तो।
नहीं, इसरो नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में याद रखिएगा इसरो नहीं है। अरे टार्जन दुख की बात नहीं भैया, हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना देंगे, ऐसी क्या बात है। अभी कुछ साल और रुको, आप देखो हम क्या क्या कारनामे करते हैं। शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, करेक्ट आंसर शरण कुमार लिम्बाले। ये आपका गवर्नर है, कहाँ के गवर्नर हैं, ये हैं आपका हम्म, देख के बताइए शरण कुमार लिम्बाले कहाँ के गवर्नर हैं। शरण कुमार लिम्बाले, एक मिनट बस, मैं ही देख लेता हूँ। नहीं नहीं सॉरी, ये गवर्नर नहीं है। नहीं नहीं, ये गवर्नर ही नहीं है, हाँ ये गवर्नर नहीं है। गवर्नर वाला सवाल तमिली सा ही है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो शरण कुमार लिम्बाले जो है एक ऑथर है, पोइट है। तो जो आपका शेड्यूल 7 8, हाँ शेड्यूल 8 आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। शेड्यूल 8 में आपका 22 लैंग्वेजेस आती हैं। तो उन लैंग्वेजेस में जो बढ़िया लिटरेचर लिखता है, उन लैंग्वेजेस की लिटरेचर जो बढ़िया लिखता है, जिसका पसंद किया जाता है, उसको हम कौन सा अवार्ड देते हैं, सरस्वती सम्मान। तो उन 22 लैंग्वेजेस में अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको एक अवार्ड मिलता है, अवार्ड का नाम है सरस्वती सम्मान। तो ये अभी रिसेंटली किसे मिला है, शरण कुमार लिम्बाले। इसको कौन देता है, एक बिरला फाउंडेशन है, वो इस अवार्ड को देती है, ठीक है। ये लिखा सरस्वती सम्मान क्या है, एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन देता है इसे, के बिरला फाउंडेशन। और किस काम के लिए दिया जाता है, अगर आप शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेजेस लिखी हैं उसमें कुछ बढ़िया कर दो तो आपको अवार्ड दे दिया जाएगा। चलिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट्सअप विद मी। इसका ऑथर बताइए, व्हाट्सअप विद मी का ऑथर कौन है। क्या लिखे हैं आप लोग, तासिंग ताविंग बिट लिख रहे हैं सी। इसका ऑथर क्या है आपका, टिस्का चोपड़ा, ठीक है। टिस्का चोपड़ा कौन है, एक एक्ट्रेस है, इंडिया में एक्ट्रेस भी हैं और भी, मेनली तो एक्ट्रेस ही हैं टिस्का चोपड़ा। कौन सी मूवी आई थी इनकी, याद नहीं है, देख लिएगा टिस्का चोपड़ा कौन है। इनकी किताब है व्हाट्सअप विद मी, ठीक है, किताब लिखी थी, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोशेना 2021, इसको बताइए। शांतिर ओग्रोशेना 2021, ये एक्सरसाइज कौन करवा रहा है। बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूएई। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है देखिए, जो वहां के फादर ऑफ द बांग्लादेश कौन है, मुझे शेख मुजीबुर रहमान, तो उनके 100th एनिवर्सरी है, प्लस इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज के टाइज जो हैं वो कितने पुराने हो गए, 50 ईयर्स पुराने हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश क्या कर रहा है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करा रहा है, मल्टीनेशनल। तो और भी फॉरेन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो एक्सरसाइज का नाम है शांतिर ओग्रोशेना। और भी हमने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंट्रीज को बुलाया,
और किसको बुलाया? अपनी इंडियन आर्मी पहुंची है, और कौन पहुंची? रॉयल भूटान आर्मी है और श्रीलंकन आर्मी है, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सबको करके हमारा मेन एम क्या है? शेख मुजीबुर रहमान की 100 ईयर्स की बर्थडे सेलिब्रेट करना, और इंडिया और बांग्लादेश के जो 50 ईयर्स की रिलेशनशिप है उसे सेलिब्रेट करना। इसकी थीम क्या है? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। मेन थीम रखी इसीलिए गई है ताकि हम एक्सरसाइज करके अपने आसपास के एरिया को पीस डेवलप करा पाए। तो रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस ये एक्सरसाइज का नाम है। ओब्रो सेना में बांग्ला का स्मेल आ रहा है, ठीक है, कि उनसे बंगाली टाइप है, सो बांग्लादेश। हाँ, यही तो इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। इंटेलिजेंट गैसिंग यही कहलाता है कि आपने नाम से आइडिया लगा लिया ये बांग्लादेशी होगा आंसर। तो ये चीजें भी एग्जाम में आपको अडॉप्ट करनी होती हैं, जब नहीं आंसर आ रहा तो कुछ तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ये गलत नहीं करिएगा प्लीज। और इसको आज घर पे जाके नैरोलेक पेन से दीवार पे जरूर लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी हाई प्रोबेबल है आने का। फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। हम्म, 140 ए सी, जीरो कह रहे हैं 120, 140, 110। करेक्ट आंसर इज 140। रैंक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेमस रैंक है, ये इंडेक्स है, बहुत फेमस इंडेक्स है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये चीज क्या है ना, ये चीज यूपीएससी एक बार पूछ चुका है आपका। 2019 में उसका सवाल था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ये उनका सवाल था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है। तो यहां से आप समझ लीजिए कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के सवाल थोड़े से जो टफ होते हैं वो तो बाकी के कमीशन छोड़ देते हैं, बट जो आसान होते हैं वो उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो एपीपीसीएस के लिए बहुत कॉमन सी चीज है, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठा के डाल देना, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं डाल देंगे, उन्हें लगेगा जो पूछने लायक है वही डालेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, उसमें रैंक है 140। इसमें मेजर क्या करते हैं? इसमें मेजर करते हैं कि मेल, हाँ क्या कहें, मैन और विमेन, इनके बीच में कितना गैप है, इनके स्टेटस में कितना गैप है रिगार्डिंग हेल्थ, कि मैन की हेल्थ सिचुएशन कैसी, विमेन की कैसी है, रिगार्डिंग एजुकेशन कि मैन की एजुकेशन कैसी है, विमेन की एजुकेशन कैसी है, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट की मैन के एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कैसी है और विमेन की कैसी है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सैलरी वेजेस, क्योंकि एक सेम काम के लिए इंडिया में मैन को ज्यादा सैलरी मिलती है, विमेन को कम मिलती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, काफी कंट्रीज में ये सीन है, सेम काम के लिए जो मैन है उन्हें ज्यादा सैलरी दे देते हैं, विमेन को कम दे देते हैं। तो ये जो जेंडर गैप आ गया है इसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग नो डाउट बहुत पैथेटिक है, 140 है, ठीक है, 140 हमारी रैंक है। इवन 2020 में हमारी रैंक 112 थी, तो डायरेक्ट हम 28 रैंक्स पीछे आ गए, 140 रैंक पे आ गए। तो ये हमें इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हेल्थ सेक्टर में सबसे खराब है, हेल्थ में पता है हमारी रैंक 150 है हेल्थ सेक्टर में, कि हेल्थ के मामले में मैन और विमेन को अगर कंपेयर करा जाए तो विमेन की जो हेल्थ केयरिंग है वो बहुत बेकार है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने की जरूरत है, और काफी स्कीम्स हमारी इससे रिलेटेड चल भी रही हैं। जैसे एक बहुत फेमस स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना आपकी डील करती है जो कुकिंग सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कई गांव की लेडीज हैं वो अभी भी क्या है, जंगल जाती हैं, लकड़ी काट के लाती हैं और उस लकड़ी से फिर चूल्हा जला के खाना पकाती हैं। अब चूल्हा जलाने से क्या होता है, आपके लंग्स में CO2 जाता है, आपके लंग्स खराब करता है, तो आगे चल के आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज बन सकता है। और चूल्हा जलेगा तो आपका धुआं पैदा होगा, वो भी इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान है। तो इन सबको सोचते हुए सरकार ने क्या करा, एक उज्ज्वला स्कीम लाई, प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना, इसमें उन्होंने क्या कहा कि हम जो लेडीज हैं जो आपका दूर दराज जाके आपका लकड़ी से खाना बनाती हैं, गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकती, उन्हें हम गैस सिलेंडर और एक स्टोव फ्री में देगी सरकार। तो ये सरकार की स्कीम थी, शुरू में तो इसने काफी काम किया इस स्कीम ने, ठीक है। बिट कंफ्यूजिंग इन आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, these all countries stood first in all part। सब नहीं होती हैं नॉर्वे तो आपने बोला नहीं, ठीक है। नॉर्वे और फिनलैंड आसपास है, ठीक है। आइसलैंड अलग है, डेनमार्क अलग है। चलो इन पे भी मैं क्या है ना कभी कभी एक कभी मैप लाऊंगा तो पूरा उस समझा दूंगा, नॉर्डिक कंट्रीज बता दूंगा। कभी इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा फिनलैंड से रिलेटेड, उसमें मैं उठाते ही या तो अगर अगले मंडे को टाइम मिला वो इसमें बैठ रहा होगा तो मैं कर दूंगा नॉर्डिक कंट्रीज और समझा दूंगा ये क्या होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती हैं, ये अगली बार देख लेंगे इसको, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनके बीच का हम डिफरेंस क्लियर कर लेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज है वो सब देख लेंगे एक बार, मैप से सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा था, अभी मैं ये कह रहा था कि इंडिया की रैंक है 140। अब आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। फ्री में दे के दाम वापस ले लिए, दाम बढ़ा के। हेडक्वार्टर बताइए इसका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसका हेडक्वार्टर। इंडेक्स में टॉप किसने किया, ये एक बार गूगल कर लेना, आप मिल जाएगा। ये नॉर्डिक कंट्रीज ही कोई होंगी, यही रहती हैं आपका, फिनलैंड वगैरह होगी कोई, फिनलैंड या नॉर्वे, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर बताना आपको। स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर है, बट लॉसेन नहीं है, लॉसेन में नहीं है, ये है आपका जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विच स्टेट ऑफ इंडिया 100% बेनिफिट ऑफ एलपीजी, सर प्लीज। ये तो मुझे याद नहीं है। देखो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ करें वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लिया करिए, ठीक है, पर्सनली पूछ लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अनियान मिथुन हु हैज वॉन द गोल्ड इन द 70 kg कैटेगरी एट द साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप। अभी रिसेंटली एक साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप हुई थी, उसमें अनियान मिथुन को गोल्ड मिला है, तो 70 kg कैटेगरी में उन्हें गोल्ड मिला है, तो वो पूछ रहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका। करेक्ट आंसर बताइए। टॉप्ड बाय आइसलैंड, बढ़िया। तो इसका आंसर बताइए, अनियान मिथुन हु हैज वॉन द गोल्ड किस कैटेगरी में मिला है। बी। क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा। उड़ीसा लगा रहे हैं सब लोग, जबकि करेक्ट आंसर है केरला, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका केरला है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, केरला। ही बिलोंग्स फ्रॉम केरला। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये ऐसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है ना, इनमें आपको कोई ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे सवाल उठ के आ जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे ही उठ के आ जाएंगे, डायरेक्ट यही क्वेश्चन होगा, इसमें से और कोई घुमा फुरा के ज्यादा पूछेगा नहीं। इसमें यही पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा बस और आ सकता है कि 70 kg कैटेगरी में किसने जीता, तो नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मेन चीज क्या याद रखना है,
स्पोर्ट्स वाला शायद तो आप एक अलग से एक A4 साइज का पेज ले लीजिए, उसमें अलग से लिखते रहा करिए, ठीक है। कॉपी बनाने से बढ़िया A4 शीट्स खरीद लीजिए, उसमें नोट्स बनाया करिए। तो एक स्पोर्ट्स वाला कॉलम ले लीजिए, दो चीजें लिखते रहा करिए, इवेंट और उसमें विनर। तो जैसे आपका ये इवेंट था साउथ एशियन विशु वुशु चैंपियनशिप, उसके विनर कौन है, आनियान मिथुन, ठीक है। और आज भी हमें एक हाँ गोल्ड मिल गया है। कांग्रेस टू नीरज चोपड़ा फॉर गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा ने काफी अच्छा किया है, इंडिया को एटलीस्ट हमें फाइनली जाके गोल्ड तो मिला। अभी तक हम गोल्ड की तलाश में थे, अभी तक हमें गोल्ड नहीं मिल पाया, तो फाइनली हमें गोल्ड मिला, ठीक है। तो देखिए स्पोर्ट्स को इंडिया में बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। अब मैं देखता हूँ बस नॉर्थ ईस्ट में ही है, जो कुछ देखा जाएगा आपका स्पोर्ट्स, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हम सीरियसली नहीं लेते हैं। बस क्रिकेट को ही लेते हैं, इसके अलावा किसी को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और क्रिकेट ओलंपिक में है नहीं, होता तो हम पक्का इसमें भर भर के गोल्ड मेडल्स लाते हैं। तो क्रिकेट के अलावा कुछ हमने सीरियसली लिया नहीं, तो उसी का नतीजा ये है। तो इसलिए जरूरत है कि सरकार भी अवेयरनेस फैलाए और लोगों को भी, पेरेंट्स को खास तौर से अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को अवेयर करना चाहिए। क्योंकि मेन क्या होता है, ये सब सारी चीज पेरेंटिंग से आती है। कई बार पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा बस मैथ्स पढ़े मैथ्स पढ़े मैथ्स पढ़े, तो वही होगा, बच्चे मैथ्स पढ़ पढ़ के अब बस वही कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। तो इंजीनियर अगर होते ओलंपिक्स में तो पक्का हम गोल्ड मेडल लाते, क्योंकि भीड़ हमारे पास किसकी है, स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं, इंजीनियर्स की है। तो इंजीनियर्स का कंपटीशन करवाएं कुछ ओलंपिक वाले, तो मेडल एडल लाएं भी हम। और लाते भी, जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स वगैरह होता है तो उसमें हम लोग बहुत तगड़े तगड़े मेडल लाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म। हाँ क्रिकेट में पैसा बहुत है। यूपी बिहार वाले वही चीज पकड़ते हैं, इसमें पैसा हो या पावर हो। क्रिकेट में पैसा है, राजनीति में पावर है, इसीलिए वहां दो ही का स्कोप ज्यादा है, क्रिकेट का और राजनीति का। तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, 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 बहुत बढ़िया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये पोर्टल बनाया। पर्पस क्या है, देखिए सीधी सी बात बता दूं अभी, मेन पर्पस ये है कि हम एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए। पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि आपको स्कूल में एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग दी जाए, एक स्कूल में बच्चे को फैक्ट से ज़्यादा सोचना सिखाया जाए, थिंकिंग डेवलप कराई जाए। पॉलिसी का मेन पर्पज है कि बच्चों की थिंकिंग डेवलप कराई जाए। लेकिन डेवलप कराएगा कौन, टीचर। तो टीचर की ट्रेनिंग भी तो उसी तरह से होनी चाहिए कि वो बच्चे को एक नई थिंकिंग डेवलप करा पाए। तो उसी के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें वो सजेशंस वगैरह मांग रहे हैं कि किस तरह से हम टीचर्स के साथ डील करें, टीचर्स को किस तरह से एक ट्रेनिंग दें। पूरा ड्राफ्ट बनेगा ट्रेनिंग का, प्रोसीजर का, ताकि वो ये एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाए। क्योंकि सिर्फ पेपर में लिख देने से कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली पॉलिसी तभी इंप्लीमेंट होगी जब टीचर चाहेगा, और टीचर को सिखाना पड़ेगा कि पढ़ाना कैसे, तभी तो वो टीचर कर पाएगा। तो इसी के लिए पोर्टल बनाया। तो ये जो पूरा कहानी है यही सब लिखी है कि प्लेटफॉर्म सीक्स टू इनवाइट सजेशंस input membership from the stakeholders for preparing draft for development of national professional standard for teachers। मतलब वही टीचर्स की प्रोग्रामिंग करनी है एक तरीके से, तो उसके लिए पूरा ये ड्राफ्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज टेकन चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर बताइए। Who has taken charge as a Director General of the Employees State Insurance Corporation? करेक्ट आंसर बताइए।
ये डी 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 ए। अरे क्वेश्चन बदल गया क्या? हाँ ये रहा क्वेश्चन। ये ए केशव कुमार अग्रवाल, प्रेम नारायण अरोड़ा। लोल्स कह रहे हैं प्रेम नारायण अरोड़ा। बेजिंग कह रहे हैं बाखन ओछा। और कोई है जो कुछ कहना चाहेगा इस मामले में? मुखबीर भाटिया। अमन वांगसा बोल रहे हैं। मंजू ताकी जी बोल रही हैं ए। केशव कुमार। अमन वांगसा ने बोला है डी मुखबीर भाटिया। अमन वांगसा जी, सारे लोगों में कॉन्ग्रेट्स, आपका आंसर ठीक है, मुखबीर भाटिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मुखबीर भाटिया। तो इनको अभी एक चार्ज मिला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये ईएसआईसी है क्या? देखिए, आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट ये लिख के आ जाए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआईसी। जैसे अभी एलडीसी में सीबीडीटी पूछा था, यूडीसी में सीबीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया, हो सकता है आपसे ईएसआईसी का पूछ लें। तो इसीलिए मेरा ये पर्पस था क्वेश्चन देने का, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मेन पर्पस क्या है? देखिए, जैसे क्या होता है, आपका एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर लेबर काम करती है। अब कोई फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है तो बात अलग है, बट कोई फैक्ट्री का रजिस्टर्ड है तो उसमें जो भी लेबर काम कर रही है, उसका जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो सरकारी कानून के हिसाब से इनकी सारी जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह होती है वो फैक्ट्री के मालिक को देखनी होती है। कैसा इंश्योरेंस होना है, क्या क्या उनकी सुविधाएं देनी, क्योंकि सिर्फ सैलरी इन्वॉल्व नहीं होती है, उनको कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी दिया जाता है। सरकार भी इनको सपोर्ट करती है और ये भी कुछ अपनी तरफ से देते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसीज बनती हैं, इनको मैनेज करने का काम किसका है? ईएसआईसी। क्योंकि जो भी इंश्योरेंस वगैरह दिया जाएगा ये लेबर और एम्प्लॉयज को, उनको कौन मैनेज करता है? ये ईएसआईसी करता है। नाम ही देख लीजिए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये काम है आपका ईएसआईसी का। तो अब ये आएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, मंत्रालय कौन सा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई मेरा भाई बहन इसकी वो लिख दे, मंत्री। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बताए भाई कोई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है आपका ईएसआईसी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पक्का डी होगा, मुखबीर भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सुपारी पालना? एक किताब है सुपारी पालना, इसके ऑथर बताना है कौन है। ये क्वेश्चन नंबर 19 करिए। वो मिनिस्टर तो आपके यहाँ वही भूपेंद्र यादव है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सुपारी पालना? सुपारी पालना, करेक्ट आंसर दीजिए। जिंदगी में कभी सुना नहीं, यही तो हमारा पर्पस होता है, जो जिंदगी में कभी सुना नहीं, ये चीज आपको एग्जाम में फील ना हो। पता लगा एग्जाम में भी कह रहे हैं जिंदगी में ऐसा कुछ सुना नहीं, तो इसीलिए हमारा पर्पस है वो चीजें अभी करा दी जाए। बी, ठीक है। शैलेंद्र जोशी, करेक्ट आंसर इज शैलेंद्र जोशी। बढ़िया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सुपारी पालना? शैलेंद्र जोशी। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी हैं ये। ये आपका जो किताब है, एक तेलुगु किताब है, उसको इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज बीन कन्फर्ड द कलिंगा रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021? कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसको मिला है? बताइए, कलिंगा रत्न 2021। अरे गारंटी थोड़ी ना आ ही जाए।
अगर एग्जाम के क्वेश्चन पता होते तो ये रोज 25-25 सवाल क्यों करते, इकट्ठा वही 100 सवाल कर लेते। कलिंगा रत्न अवार्ड किसे मिला है? कलिंगा अवार्ड आंध्र प्रदेश गवर्नर क्या लिखते हैं, विश्व भूषण हरीशचंद्रन। और बताइए। ए, बी, बी, फागु चौहान, डी है। बी क्या है, वो विश्व भूषण हरिचंद्रन। मारियर ये भी लिख रही ए। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। ही इज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है ये। किस लिए मिला है? लिटरेचर में काफी किताबें ताबें लिखी इन्होंने, तो लिटरेचर में मिला है। किसने दिया है? एक सरला साहित्य सदन है, वो उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सरला साहित्य सदन उन्होंने दिया है। मेन चीज क्या है, अवार्ड कौन सा है? कलिंगा रत्न। किसको मिला है? विश्व भूषण हरिश्चंद्र। और ये आपके अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पर्संस होते हैं उनकी किताबें, या कहीं ना कहीं से वो पॉलिटिक्स से लिंक अगर होगा तो उनके सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑथर और बुक्स में। तो मनोहर पारिकर तो अपना फॉर्मर हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो काफी उन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट इंडिया में संभाली है, काफी उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। तो आपको ये बताना है, इनकी जो बुक है ये एक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, उसका ऑथर कौन है? ये बंदा आईआईटीएन है, आईआईटी बॉम्बे से उनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है। बट फिर भी लाइफ अगर आप उनका देखेंगे तो एक सिंपल लाइफ जीते थे। तो करेक्ट आंसर इसका आपका है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज नितिन गोखले। मतलब ये कुछ ऐसे पर्सन है जिनसे आप हाँ वाकई में इंस्पायर हो सकते हैं। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ठीक है। किताब के राइटर कौन है? नितिन गोखले। नितिन गोखले भी काइंड ऑफ एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। और पॉलिटिशियंस पे जो आपका किताबें जनरली जर्नलिस्ट ही लिखते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस के सबसे क्लोज एक जर्नलिस्ट ही रहता है। पॉलिटिशियन को जो सबसे ज्यादा समझता है ना, वो एक पत्रकार ही समझ पाता है। तो मनोहर पारिकर की किताब किसने लिखी है? नितिन गोखले ने लिखी है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में नहीं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कहता हूँ कि जो बस ऐसे रैंडमली हम करा देते हैं ताकि इन केस अगर आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रहे। ये क्वेश्चन लेकिन ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट? तो बताइए। हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट? करेक्ट आंसर बताइए। श्यामला गोली पे तुक्का। तुक्का लगा रहे हैं। किरण रावत पे, अब तामिल काम पे कह रहे हैं डी। और बताइए। ए किरण रावत। किरण रावत, अनन्या माखीजा, बूला चौधरी, किरण रावत, अमन वांगसा कह रहे हैं श्यामला गोखले।
पास है। मंजू ताके भी कह रहे हैं श्यामला गोली। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज श्यामला गोली। ये सेकंड इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने अभी पाल्क स्ट्रेट स्विम करा था। अब एक स्ट्रेट मतलब पाल्क स्ट्रेट क्या है आपका, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये अपना इंडिया है, इंडिया, और इधर साइड है श्रीलंका। इनके बीच में जो पानी वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो इतने बड़े स्ट्रेट को 30 माइल्स लॉन्ग है। 30 माइल्स मतलब मान के चलिए कुछ 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 50 किलोमीटर लंबे समुद्र को तैर के जाना कोई आम बात नहीं है, बट इन्होंने ऐसा किया, तो इनका नाम तो याद रखना ही चाहिए। नाम क्या है, श्यामला गोली। तुक्का बिल्कुल सही लगाया। फर्स्ट मिहिर सेन नहीं है, मिहिर सेन आपका वो थे इंग्लिश चैनल वाले, ये पाल्क स्ट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, मिहिर सेन आपको उधर मिलेंगे इंग्लिश चैनल में, ये पाल्क स्ट्रेट की बात हो रही है। इसमें आपकी सेकंड है श्यामला गोली। पाल्क स्ट्रेट से वैसे पूछता तो नहीं है पहले किसने किया दूसरा किसने किया, तो उसका पहले का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। फर्स्ट आपका बूला करके कुछ नाम था, बूला। ठीक है, एक बार आप सर्च कर लिएगा, मिल जाएगा। फर्स्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, होता तो मैं बता देता। बूला करके कुछ नाम था। लेकिन वही है कि पाल्क स्ट्रेट पहले किसने क्रॉस किया, ये सवाल कम पूछने के चांसेस हैं। इंग्लिश चैनल भले ही पूछ ले एक बार। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अभी रिसेंटली में ये खबर रही है, तो इसलिए करंट अफेयर्स के नाम पे ये पूछा जा सकता है, श्यामला गोली का नाम। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, गोली की तरह तेज। ठीक है, फर्स्ट का नाम बूला, बूला। ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, फर्स्ट वर्ड याद है, बूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग have launched an initiative to promote and support science-based deep tech startups and ventures across India. अटल इनोवेशन मिशन, इसका पर्पज ही यही है कि इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बढ़ाई जाएं। तो नीति आयोग के साथ मिलकर एक इन्होंने इनिशिएटिव बनाया, तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, ABCD, करेक्ट आंसर बताना। हाँ, ओरिजोन के सही कह रहे हैं, बूला चौधरी। जोनी लेयर, बूला, ये वो वाला बूला नहीं है। बताइए इसका, आप 23 का आंसर बताइए क्या। अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैव लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स अक्रॉस इंडिया। लोब्स कह रहे हैं एम स्टार, तामीन कह रहे हैं एम प्राइम, एम स्टेम भी कुछ आंसर आ रहे हैं। एम स्टार, एम स्टार आ रहा है या एम प्रिज्म आ रहा है। लो ये एम स्टेम फिर आ गया। इसमें भर भर के तुक्केबाजी चल रही है, इसमें भर भर के तुक्केबाजी चल रही है। करेक्ट आंसर इज एम प्राइम। ठीक है, नाम क्या है, एम प्राइम। तो एम प्राइम का काम क्या है, काम सिंपल से यही है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि वो उससे हम पैसा भी कमा सकें, इकोनॉमी को भी बढ़ा सकें। इनोवेशन में हम बहुत पीछे रह जाते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एम प्राइम बनाया गया है। फुल फॉर्म क्या है प्राइम की, ये रहे। एम तो वही है आपका अटल इनोवेशन मिशन, प्राइम बोले तो प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन, PR मतलब प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स, रिसर्च करने वालों के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, अब किस किस चीज पे वो रिसर्च करेंगे, PR मतलब प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स, किस किस चीज पे रिसर्च करेंगे, इनोवेशन पे, मार्केट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे। इनोवेशन पे, मार्केट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे। इनोवेशन पहले वो कुछ नया डेवलप करेंगे, फिर मार्केट देखेंगे कि उस चीज की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो उसकी मार्केट हो गई, फिर उसको वो बेचेंगे, वो हो गई आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो तीन चीजें, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तुक्का काम का नहीं है,
और ये आपको अब यहाँ से पता चल गया तुक्का काम का नहीं है, तो अब आपको एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। जिनके तुक्के काम करते हैं वो लगा सकते हैं, और जिन आपका नहीं कर रहा है तो मत लगाना है, एग्जाम में फालतू में रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो एम प्राइम को याद रखिएगा, इस फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच आईटी इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ टच सेंसिटिव वॉच फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। खैर ये क्वेश्चन मेरे लिए प्राउड का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो डेवलप करा है, इसके पीछे जो पर्सन इन्वॉल्व है वो मेरा ही बैचमेट था हमारा बीटेक में, जामिया में। फिर वो आईटी चला गया एमटेक करने, फिर वहां पे उसने उसको डेवलप किया है, ठीक है। तो आपको नाम बताना है किस आईटी में। ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था। एक टच सेंसिटिव वॉच बनाई है, विजुअली इंपेयर्ड, मतलब लोग जो लोग देख नहीं सकते उनको एक वो घड़ी पहनाएंगे, घड़ी को जैसे ही टच करेंगे तो उससे वाइब्रेशन निकलेगा, उस वाइब्रेशन को सेंस करके वो पता कर पाएंगे कि हाँ टाइम क्या हुआ है, ठीक है। आईटी खड़गपुर बोल रहे हैं, नहीं वो बंदा खड़गपुर तो कभी नहीं गया। आईटी कानपुर बोल रहे हैं, आईटी दिल्ली बोल रहे हैं। ना ना, जरूरी थोड़ी ना है कि वो जामिया दिल्ली में तो उसने आईटी दिल्ली पकड़ी हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। चलिए, आईटी कानपुर, करेक्ट आंसर इज आईटी कानपुर। एक्चुअली ये जो उसका ये प्लान था ना कि टच सेंसिटिव वॉच बनाना ब्लाइंड पीपल्स के लिए, ये कॉलेज टाइम से वो डिस्कस करता रहता था इसके रिगार्डिंग। बट वहां जाके बीटेक में, तो बीटेक में भी उसने ट्राई किया इसको लेके, बीटेक में भी तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली एमटेक में जाके वो सक्सेसफुल हो गया, और उसमें आईटी कानपुर का भी नाम हो गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट मायामी ओपन 2021। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बता दीजिए। गुवाहाटी नहीं है भैया, आईटी कानपुर। जिसको रिसर्च करनी होती है वो आईटी कानपुर ही प्रिफर करता है, क्योंकि रिसर्च के मामले में आईटी कानपुर बेस्ट है बाकी आईटीज में। आईटी बॉम्बे वो जाते हैं जिनको या तो तगड़ा पैकेज चाहिए होता है, पैसा खूब चाहिए होता है, या फिर एक रॉयल लाइफ चाहिए होती है, क्योंकि सारी आईटीज में सबसे रॉयल लाइफ आपकी आईटी बॉम्बे की है। हॉस्टल्स वगैरह उनके बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। बाकी अगर आईटी बॉम्बे के मुकाबले बाकी कॉलेजेस का हॉस्टल्स ऑन एन एवरेज हैं। आंख और कान का रिलेशन लगा के कानपुर। ये तो हम लोग बचपन में बहुत मजाक करते थे, कानपुर जाना, अरे ये तो है कानपुर। BDHH। अमन मानसा कह रहे हैं हुबर्ट हरकस। ऑलराइट, काफी लोग हरकस को सपोर्ट कर रहे हैं, पोलैंड के हैं। हाँ, ये पोलैंड को बिलोंग करते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर इज ह्यूबर्ट हरकस। मायामी ओपन, मायामी ये आपका यूएसए में, उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है 2021 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप, विंबलडन चैंपियनशिप पे आ गया था सवाल इस बार, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन तो हमने यही कंप्लीट कर लिया। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, मैं रोज यही बोलूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, बार बार यही चीज रिपीट करूंगा, ताकि ये चीज आपको अंदर तक बैठ जाए दिमाग में कि रिवीजन ही आपका सॉल्यूशन है। आप जो स्ट्रेस ले रहे होंगे कि टाइम कम रह गया, कैसे पढूं, क्या करूं, कुछ मत करो। आप ज्यादा परेशान हो रहे हो तो गूगल पे सर्च कर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हिस्ट्री, करने बैठ जाओ आप, ठीक है। ऐसे रैंडमली कर लो, थोड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। जब अच्छा फील हो तो प्रॉपर एक प्लान के साथ पढ़ाई करने लगो। तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाओ आप, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने, और ये ज्यादा से ज्यादा करो आप रिवीजन। जो भी आपका मटेरियल है, आप कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो, तो मेरा मटेरियल है उसको लगाओ। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। तो रिवीजन पे ध्यान ज्यादा देना है, और स्ट्रेस कम लेना है। जितना स्ट्रेस लेंगे वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपको और नीचे ले जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेस में आप न्यूट्रल नहीं होते, नीचे जा रहे होते हैं। तो माइंड को बिल्कुल मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए, और कोशिश करिए जितना दिन भर में पढ़ा है रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करके सोएं, ठीक है। आज विदाउट प्रिपरेशन 7 करेक्ट आंसर, बट विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू, ओके। थैंक यू गेकार फॉर अटेंडिंग द क्लास। विदाउट प्रिपरेशन आपने 7 करेक्ट करे, कोई बात नहीं, इसी को बस थोड़ा सा कोशिश करिए और बढ़ाइए, ठीक है। अपना जो कैलिबर है उसको पुशअप करिए। आपका एग्जाम का जो
पर्पस है वो यही है कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपका जो कैलिबर है, उसको और मोटिवेट करना और मजबूत करना। तो चलिए, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं, बाय बाय।